आज भी जब आधी रात को किसी बेटी की चीख मेरे कानों में गूंजती है तो मेरी रूह कांप उठती है। लोग कहते थे कि मेरा मालिक गरीब और बेसहारा लड़कियों का मसीहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसकी हवेली के अंदर ऐसा सच देखा जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। सबसे बड़ा दर्द ये नहीं था कि मेरी बेटी मर गई, सबसे बड़ा दर्द ये था कि वो मुझे बचाने के लिए पुकारती रही और मैं उसे पहचान ही ना पाया। अगर उस रात मैंने सिर्फ एक बार उसका चेहरा देख लिया होता तो शायद आज मेरी सिया जिंदा होती। मेरा नाम राघव है। मैं एक बड़े उद्योगपति के बंगले पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मेरी पत्नी कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मेरी तीनों बेटियों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई। मेरी सबसे बड़ी बेटी सिया अपनी दोनों छोटी बहनों का माँ की तरह ख्याल रखती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी रात में होती थी और मैं घर से बाहर रहता था। जिस बंगले पर मैं नौकरी करता था उसके मालिक का नाम राजेश सिंह था। वो बहुत बड़े कारोबारी थे और शहर में उनका बड़ा नाम था। उनका कोई अपना नहीं था, इसलिए वे उस विशाल बंगले में अकेले रहते थे। मेरी रात की ड्यूटी को देखते हुए उन्होंने मुख्य गेट के पास ही मेरे लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया हुआ था, ताकि मैं आराम से बैठकर पूरी रात निगरानी कर सकूं। इससे मेरा काम भी आसान हो गया। रात भर बंगले में कौन आता है और कौन जाता है, इस पर मेरी नज़र रहती थी। ज़्यादातर उनके कारोबारी साथी, बड़े अधिकारी और ख़ास मेहमान ही उनसे मिलने आया करते थे। उस समय मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस आलीशान बंगले की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा भयानक सा छिपा है जो एक दिन मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गया। पूरी रात वही बात मेरे दिमाग में घूमती रही। सुबह होते ही मेरा मन हुआ कि किसी से इसके बारे में पूछूं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किससे बात करूं। पिछली रात मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक कार बंगले के अंदर आकर रुकी। उसमें से एक जवान और मासूम सी लड़की उतरी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई और बेहद उदास थी। वो चुपचाप बंगले के अंदर चली गई, लेकिन उसके बाद मैंने उसे बाहर निकलते कभी नहीं देखा। मालिक राजेश सिंह को देर तक सोने की आदत थी, इसलिए सुबह उनके उठने से पहले ही मैंने बंगले के माली गोपाल से पूछा, भैया ये क्या चक्कर है? कल रात जो लड़की आई थी वो कौन थी? वो तो किसी अच्छे परिवार की लग रही थी। मैंने तो हमेशा यही सुना है कि मालिक का इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। गोपाल ने मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ कोई बेसहारा लड़की होगी। उसके कपड़े देखकर भी तो यही लग रहा था। मैंने फिर पूछा, लेकिन वो लड़की अब तक बाहर क्यों नहीं आई? इस पर उसने कांधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता और तुम भी इन बातों में मत पड़ो, अपना काम करो। मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें इतनी अच्छी तनख्वाह देते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी शायद इतनी तनख्वाह ना मिलती हो। मैं माली हूँ और तुम सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन जरा अपनी और मेरी तनख्वाह देखो। इतना पैसा हमें छोटे मोटे काम के बदले मिल रहा है। मैं बगीचे की देखभाल और सफाई कर देता हूँ और तुम्हारा काम तो वैसे भी गेट पर बैठकर निगरानी करना है। दिन में तुम आराम कर लेते हो और रात भर ड्यूटी करते हो। खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। जो खाना मालिक के लिए बनता है वही हम सबको भी मिलता है। इसलिए बेकार की बातों में पड़कर अपनी अच्छी भली नौकरी अपने हाथ से मत गंवा देना। माली गोपाल की बात सुनने में तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर करीब 2 हफ्ते बाद मैंने बिल्कुल वैसा ही नज़ारा दोबारा देखा। एक और मासूम सी लड़की रात के अंधेरे में कार से लाई गई और उसे बंगले के अंदर ले जाया गया। उसके बाद वो भी वहीं रहने लगी, लेकिन लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद वो लड़की अचानक कहाँ चली गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। मैंने किसी से पूछने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि सब लोग यही कहते थे कि मालिक राजेश सिंह बहुत नेक और दयालु इंसान है। हर गुरुवार को उनके बंगले के बाहर गरीबों के लिए भंडारे का आयोजन होता था। उस दिन व्यवस्था संभालने की ड्यूटी मेरी होती थी और उसके लिए मुझे अलग से पैसे भी दिए जाते थे। इतना ही नहीं,
हमारे खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम था। रोज जो खाना मालिक के लिए रसोई में बनता था वही खाना हम नौकरों को भी मिलता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके लिए अलग से कोई बढ़िया भोजन बने और हमें साधारण खाना दिया जाए। यही वजह थी कि लोग वहां नौकरी पाने के लिए तरसते थे। पूरे शहर में यही चर्चा रहती थी कि राजेश सिंह पैसा पानी की तरह खर्च करते हैं और जरूरतमंदों की खुलकर मदद करते हैं। लेकिन सच ये था कि आखिर उनका असली कारोबार क्या था, ये कोई नहीं जानता था। मेरी जानकारी में तो वे ज्यादातर दिन भर अपने बंगले में ही रहते थे। मैं यही सोचता था कि बड़े लोगों को भला दफ्तर जाकर काम करने की क्या जरूरत होती है, उनके सारे काम तो फोन पर ही हो जाते होंगे। शायद इसी वजह से वे दिन भर आराम करते थे और रात को अपने कारोबार की जानकारी लेते थे। एक दिन मैंने देखा कि बंगले के दो नौकर एक लड़की को सहारा देकर ले जा रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चोट लगी हो। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर मेरा मन बेचैन हो उठा। मैंने नौकरों से पूछ लिया, अरे इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इसकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर वो दोनों वहीं रुक गए। तभी पीछे से मालिक राजेश सिंह भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने नौकरों से पूछा, क्या बात है, यहाँ किस बात की पूछताछ हो रही है? एक नौकर बोला, कुछ नहीं मालिक, राघव बस पूछ रहे थे कि इस लड़की को कहाँ ले जाया जा रहा है। ये सुनकर मैं घबरा गया। मुझे लगा अब शायद मालिक नाराज हो जाएंगे कि मैंने जरूरत से ज्यादा सवाल क्यों पूछा। लेकिन वो मेरे पास आए, मुस्कुराए और बोले, क्या बात है राघव, कुछ जानना चाहते हो? मैंने झिझकते हुए कहा, नहीं मालिक, बस ये लोग लड़की को लेकर जा रहे थे इसलिए पूछ लिया। आखिर गेट की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बड़े आराम से कहा, देखो राघव, हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। ये लड़की भी हमें सड़क से मिली थी। इसका आगे पीछे कोई नहीं है। हमारी टीम ऐसे बेसहारा और लाचार लोगों की तलाश करती रहती है। ऐसी बेचारी लड़कियां सड़कों पर भटकती रहती हैं और गलत लोगों के हाथों उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आता हूँ। यहाँ ये कुछ दिन आराम से रहती है, थोड़ा बहुत काम भी कर लेती है। फिर जब इनके लिए कोई अच्छा और योग्य लड़का मिल जाता है तो मैं इनकी शादी करवा देता हूँ ताकि इनका घर बस जाए। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने मन ही मन सोचा, आज के ज़माने में भी कोई इंसान इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है। मुझे उनकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, राघव, तुम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो, इसी तरह अपना फर्ज निभाते रहो। उनकी ये बात सुनकर मेरे मन का सारा शक कुछ समय के लिए दूर हो गया और मुझे लगा कि सचमुच मेरे मालिक बहुत नेक इंसान है। मुझे वहाँ काम करते हुए काफ़ी समय हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे मालिक के लिए काम नहीं किया था जो अपने नौकरों का इतना ख्याल रखता हो। एक दिन मालिक राजेश सिंह ने मुझसे पूछा, राघव, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैंने कहा, मालिक, मेरी 3 बेटियां हैं। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं रात की ड्यूटी पर आता हूँ तो उन्हें घर पर अकेला छोड़ना पड़ता है। क्या करूँ साहिब, मजबूरी है। मेरी बात सुनकर उन्होंने तुरंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, आज ड्यूटी खत्म करके अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े और कुछ मिठाई जरूर ले जाना। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैं बाजार गया, अपनी बेटियों के लिए कपड़े, मिठाई और कुछ जरूरी सामान लेकर घर पहुंचा। मेरी बेटियां इतनी खुश हुई कि उनकी खुशी देखकर मेरी सारी थकान पल भर में दूर हो गई। उस दिन मुझे लगा कि सचमुच मैं बहुत अच्छे इंसान के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी करना मुझे कभी छोटा काम नहीं लगा। मुझे हमेशा यही महसूस होता था कि मैं ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहा हूँ और मेहनत की रोटी खा रहा हूँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी और मालिक की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। हम दोनों कार से कहीं जा रहे थे। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया और हमारी कार का भयंकर एक्सीडेंट होने ही वाला था। उसी समय मैंने बिना कुछ सोचे समझे मालिक की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें पीछे की ओर धक्का दे दिया। इसी दौरान मेरा हाथ कार के दरवाजे में बुरी तरह फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर उस समय मैं अपना हाथ आगे ना करता तो जोरदार टक्कर सीधे मालिक को लगती
और शायद उन्हें बहुत बड़ी चोट आ जाती। हादसा टलने के बाद मालिक ने गुस्से में ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हारी आंखें बंद थी? गाड़ी ठीक से नहीं चला सकते थे? इसके बाद वे तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। उन्होंने खुद डॉक्टर से मेरा इलाज करवाया, पट्टी बंधवाई और तब तक वहीं बैठे रहे जब तक डॉक्टर ने ये नहीं कह दिया कि अब खतरे की कोई बात नहीं है। अस्पताल से निकलते समय उन्होंने मुझसे कहा, राघव, अगर चाहो तो कल एक दिन आराम कर लेना, ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और बोले, कल तुम काम पर नहीं आओगे, इसलिए इन पैसों से अपने घर का राशन ले जाना ताकि तुम्हारे परिवार को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में उनके लिए सम्मान पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया। मेरी सबसे बड़ी बेटी सिया की उम्र 15 साल थी, उससे छोटी बेटी गोरी 10 साल की थी और सबसे छोटी राधा अभी केवल 5 साल की थी। कुछ समय पहले ही मैंने राधा का स्कूल में दाखिला करवाया था। जब मैं घर पहुंचा तो सिया बड़े उत्साह से मुझे बताने लगी कि राधा स्कूल जाने को लेकर कितनी खुश है। ये सब केवल मालिक राजेश सिंह की मदद से ही संभव हो पाया था। अगर उन्होंने समय समय पर मेरी आर्थिक सहायता न की होती तो शायद मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को भी स्कूल न भेज पाता। सिया खुद कभी स्कूल नहीं जा सकी थी। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उसने बहुत छोटी उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वो अपनी दोनों छोटी बहनों की देखभाल करती, उनके लिए खाना बनाती, उनके कपड़े धोती, उन्हें नहलाती धुलाती और हर सुबह प्यार से तैयार करके स्कूल भेजती थी। कई बार मैं उससे कहता, बेटी तेरी भी पढ़ने की उम्र है, तो वो मुस्कुरा कर कहती, पिताजी मेरी पढ़ाई तो अब मेरी बहनों की पढ़ाई में ही है, मैं इन्हें खूब पढ़ाऊंगी, इन्हें कभी अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो जाती थी। एक दिन ड्यूटी के दौरान मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बंगले के आसपास बहुत परेशान होकर इधर उधर भटक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार बंगले की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मैं उसके पास गया और पूछा, बाबा क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा मेरी जवान बेटी कहीं गायब हो गई। आखिरी बार उसे मैंने इसी इलाके की तरफ आते देखा था। मैं कब से उसे ढूंढता फिर रहा हूं। क्या तुम्हें यहाँ कोई लड़की दिखाई दी? मैंने सच सच कहा, बाबा मैं तो पूरे समय इसी गेट पर बैठा रहता हूँ, लेकिन मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनते ही उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई, मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ बेटा। अगर तुम्हें कभी कोई ऐसी लड़की दिखाई दे तो उससे इतना जरूर कह देना कि उसका बाप उसे हर जगह ढूंढ रहा है। उनकी हालत देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए बाबा, अगर मुझे आपकी बेटी के बारे में जरा सी भी जानकारी मिली तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। उस बुजुर्ग बाबा की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया था। उनकी बेबसी बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। पूरे दिन मैं उसी के बारे में सोचता रहा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा कि किसी तरह उनकी बेटी सकुशल उन्हें मिल जाए। कुछ दिनों बाद मैंने मालिक राजेश सिंह के सबसे भरोसेमंद आदमी जगत को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वो बहुत गुस्से में कह रहा था, मालिक भी अजीब है, समय पर पैसे ही नहीं देते, सारा काम तो मुझसे करवाते हैं, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आती है तो बहाने बनाने लगते हैं। भगवान ऐसा मालिक किसी को ना दे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो अपने ही मालिक की बुराई कर रहा था। जगत हर समय राजेश सिंह के साथ रहता था। उनके फोन संभालने से लेकर उनके लगभग सारे काम वही देखता था, फिर भी वो उनकी पीठ पीछे इस तरह की बातें कर रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि जिस इंसान का नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कभी सपने में भी अपने मालिक के बारे में ऐसी बातें नहीं सोच सकता था, क्योंकि मेरी नज़रों में वे बहुत अच्छे और दयालु इंसान थे। मुझे पूरा विश्वास था कि जगत ही गलत होगा, मालिक नहीं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि राजेश सिंह जैसे नेक दिखाई देने वाले इंसान के भीतर कोई बुराई छिपी हो सकती है। फिर कुछ दिन बाद मेरा घायल हाथ भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया और मैं दोबारा अपनी ड्यूटी पर लौट आया।
लेकिन उसी के 2 दिन बाद एक ऐसी रात आई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस रात जो कुछ मैंने देखा उसे मैं मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता। उस रात मैंने देखा कि जगत और मालिक का एक दूसरा खास आदमी महेश एक लगभग 14-15 साल की लड़की को पकड़कर बंगले के अंदर ले जा रहे थे। लड़की का दुपट्टा चेहरे से लिपटा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। जब भी पहले कोई लड़की इस बंगले में लाई जाती थी वो डरी सहमी ही दिखाई देती थी। मैं यही सोचकर अपने मन को समझा लेता था कि शायद अनजान जगह पर आने की वजह से वो घबरा जाती होगी। आखिर मालिक तो हमेशा यही कहते थे कि वे इन बेसहारा लड़कियों की मदद करते हैं और बाद में उनकी शादी करवा देते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये लड़की पहले की सभी लड़कियों से कहीं ज्यादा रो रही थी। उसकी सिसकियां सुनकर मेरा दिल बेचैन हो उठा। मेरा काम केवल गेट की सुरक्षा करना था, इसलिए मैं कभी उन लड़कियों के पास नहीं जाता था और दूर से ही सब देखता रहता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन को पूरी तरह झकझोर दिया। उस लड़की ने अचानक मेरी तरफ देखा। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो और भी जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मुझसे मदद मांग रही हो। उस पल मेरे मन में न जाने कितने सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगा कि पता नहीं ये किसकी बेटी है, किस माँ बाप की आंखों का तारा होगी जो आज इस हालत में यहाँ लाई गई है। फिर भी मैंने अपने मन को समझाया कि शायद कुछ दिनों बाद ये भी ठीक हो जाएगी। मैंने इससे पहले भी कई लड़कियों को इसी तरह रोते हुए देखा था और वो बाद में शांत हो जाती थी। लेकिन न जाने क्यों इस लड़की को देखकर मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई थी। उसकी आंखें जैसे कोई अनकहा राज बयान कर रही थी। उस रात मेरा दिल बहुत उदास और बेचैन था। मैं पूरी रात अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कभी कभी हल्की सी झपकी आ जाती थी, लेकिन उस रात मेरी आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। पूरा बंगला अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग गहरी नींद में सो रहे हों। लेकिन मेरे मन में उठ रहे सवाल मुझे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। सुबह जब मैं ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी दोनों छोटी बेटियां चारपाई पर गहरी नींद में सो रही थी। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी बेटी सिया घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो किसी पड़ोसी के घर गई होगी, लेकिन जब मैंने पूरे घर और आसपास तलाश किया तो उसका कहीं पता नहीं चला। मैं घबराकर पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढने लगा। हर पड़ोसी से पूछा, लेकिन सबने यही कहा, हमें कुछ नहीं पता। हमने तो सिया को घर से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। तभी मेरी दूसरी बेटी गोरी मेरे पास आई और रोते हुए बोली, पिताजी, रात को छोटी राधा बिस्कुट खाने की जिद कर रही थी। वो बहुत रो रही थी। दीदी ने पहले आपको फ़ोन किया था, लेकिन आपका फ़ोन नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी दुकान से बिस्किट लेकर आती हूँ और घर से बाहर चली गई, लेकिन उसके बाद वे वापस नहीं लौटी। गोरी की बात सुनते ही जैसे मेरे दिमाग की सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे उसी बुजुर्ग बाबा की याद आ गई जो कुछ दिन पहले अपनी लापता बेटी को ढूंढते हुए बंगले तक आए थे। उनकी बेटी भी हमारे ही इलाके से गायब हुई थी। फिर मुझे पिछली रात का वो दृश्य याद आया जब जगत और महेश एक 14-15 साल की लड़की को पकड़कर बंगले के अंदर ले जा रहे थे। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया था। वो कोई और लड़की नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी सिया थी। उसकी लंबाई, उसकी उम्र, सब कुछ सिया से बिल्कुल मिलता था। और जब उसने मेरी तरफ देखकर इतनी दर्द भरी नज़रों से रोना शुरू किया था तब वो मुझसे मदद मांग रही थी। वो मुझे पहचान गई थी, लेकिन मैं अपनी ही बेटी को नहीं पहचान पाया। ये सोचते ही मेरा कलेजा फट गया। अब मुझे समझ आ गया था कि मालिक राजेश सिंह और उसके लोग हम सबसे कितना बड़ा झूठ बोलते रहे थे। वे किसी भी बेसहारा लड़की की मदद नहीं करते थे, बल्कि भोली भाली लड़कियों का अपहरण करके उन्हें इस बंगले में लाते थे। उनकी शादी करवाने की कहानी भी एक बहुत बड़ा झूठ थी। सच तो ये था कि उन मासूम बेटियों के साथ कोई भयानक अत्याचार होता था जिसकी कल्पना भर से मेरी रूह कांप उठी। मेरा खून खोल उठा। गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने बिना एक पल गवाए अपनी लाइसेंसी बंदूक उठाई और सीधे मालिक राजेश सिंह के बंगले की तरफ चल पड़ा। घर से निकलने से पहले मैंने अपनी दोनों छोटी बेटियों गोरी और राधा को गले लगाया और उनसे कहा, अगर मैं वापस ना आऊं
तो बिना देर किए अपने चाचा के घर चली जाना। मैं जानता था कि आज मैं जो करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और मेरे दिल में सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की आग जल रही थी। मैं सीधे बंगले के अंदर पहुंचा। सामने ड्राइंग रूम में राजेश सिंह आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराकर पूछा, अरे राघव, इस समय कोई जरूरी बात है क्या? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मालिक, कल रात जो लड़की यहाँ लाई गई थी वो कहाँ है? उसने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया, तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो? अभी तो ऊपर वाले कमरे में है। उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, फिर उसकी शादी करवा देंगे। उसकी ये बात सुनते ही मेरे हाथ और ज़्यादा कांपने लगे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो बुजुर्ग बाबा जो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए थे वो सच कह रहे थे। यह आदमी हम सबको झूठ बोलता रहा था। जिसके बारे में वो इतनी सहजता से बात कर रहा था वो कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी सिया थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस इंसान को मैं भगवान जैसा नेक समझता था वही इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा। न जाने इससे पहले वो कितनी मासूम बेटियों को इस बंगले में लाया होगा। लोगों से झूठ बोलता था कि उनकी शादी करवा देता है, लेकिन 1 महीने बाद वे लड़कियां कहाँ चली जाती थी किसी को कुछ नहीं पता चलता था। अब मुझे समझ में आ चुका था कि या तो उन मासूम बच्चियों को मार दिया जाता था या फिर उन्हें कहीं बेच दिया जाता था। मैं उन सभी बेटियों को तो शायद नहीं बचा सकता था, लेकिन अपनी बेटी को हर हाल में बचाना मेरा फर्ज था। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि पहले सिया को किसी तरह यहाँ से निकालकर हमेशा के लिए कहीं दूर ले जाऊं, लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा कि अगर आज इस दरिंदे को जिंदा छोड़ दिया तो कल किसी और बाप की बेटी इसकी हवस का शिकार बन जाएगी। इसलिए अब सिर्फ अपनी बेटी को बचाना ही नहीं बल्कि इस हैवान का हमेशा के लिए अंत करना भी मेरा कर्तव्य बन चुका था। मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर आज मैंने इस दरिंदे को नहीं रोका तो कल किसी और बाप की बेटी इसकी हवस का शिकार बन जाएगी। मैं गुस्से और दर्द में खोया हुआ खड़ा था। मुझे इस तरह चुप देखकर राजेश सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है राघव, बड़े परेशान लग रहे हो। घर में सब ठीक तो है? अगर पैसों की ज़रूरत है तो बताओ। इतना कहकर उसने अपनी जेब से पैसों की एक गड्डी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। उन पैसों को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों पर बंधी भरोसे की पट्टी एक ही पल में उतर गई हो। अब मुझे समझ आ चुका था कि ये इंसान पैसे के दम पर हर किसी का भरोसा खरीद लेता है। अगले ही पल मैंने बिना एक पल गवाए अपनी बंदूक निकाली और सीधा उसकी तरफ तान दी। मेरे सामने मेरी बेटी का चेहरा घूम रहा था। मैंने आओ देखा ना ताओ और गोली चला दी। एक ही गोली ने उस दरिंदे का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इसके बाद मैं भागता हुआ ऊपर वाले कमरे की तरफ दौड़ा जहां मेरी बेटी सिया के होने की बात उसने कही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे उम्मीद थी कि शायद अभी भी मैं अपनी बेटी को बचा लूँगा, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी बेटी उसी कमरे में थी, लेकिन अब उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। उसने अपनी चुन्नी से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। वो इस निर्दयी दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसकी हालत देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि उस दरिंदे ने मेरी मासूम बेटी की इज्जत लूट खाई थी। शायद इसी वजह से उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे उसकी डरी हुई आंखें याद आने लगी जब पिछली रात उसने मुझे देखकर रोना शुरू कर दिया था। वो मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने कुछ कहा या भागने की कोशिश की तो उसके पिता को जान से मार दिया जाएगा। मैं अपनी बेटी के निर्जीव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे लाचार पिता हूँ। अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने अपनी दोनों छोटी बेटियों गौरी और राधा का हाथ थामा और हमेशा के लिए उस शहर को छोड़ दिया। मैं वापस अपने पैतृक गांव चला गया जहां मेरी पत्नी के मायके और मेरे कुछ अपने लोग रहते थे। मुझे अब उस शहर की हर चीज़ अपनी बेटी की याद दिलाती थी। वहां मैंने उन्हें उनकी नानी के पास छोड़ दिया और उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। मेरी सास अपनी नातिन सिया के बारे में सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं खुद को दोषी मान रहा था। मुझे हर पल यही लगता था कि अगर उस रात मैं अपनी बेटी को पहचान लेता, अगर मैंने पहले ही सच्चाई समझ ली होती तो शायद आज मेरी सिया जिंदा होती।
यह पछतावा मुझे हर दिन अंदर ही अंदर खाता रहता था। कुछ दिनों बाद अखबार के पहले पन्ने पर राजेश सिंह के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा छपा। तब पता चला कि वो सिर्फ शहर का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का सरगना था। कई सरकारी एजेंसियां और पुलिस विभाग लंबे समय से उसकी तलाश में थी, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया था। उसके मरने के बाद उसके खास आदमी जगत और महेश पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि राजेश सिंह लोगों से झूठ बोलता था कि वो बेसहारा लड़कियों की शादी करवाता है, जबकि सच्चाई ये थी कि उन मासूम लड़कियों को पहले लगभग 1 महीने तक बंगले में कैद रखता था, उनके साथ अमानवीय अत्याचार करता था और जब उसका मन भर जाता था तब उन्हें दूसरे राज्यों या विदेशों में तस्करों के हाथ बेच दिया जाता था। अखबार में ये सब पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैंने उस दरिंदे का अंत करके कोई गलत काम नहीं किया। मुझे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। अगर कभी पुलिस मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ भी जाती तो मैं बिना डरे सच बता देता कि हाँ, राजेश सिंह को मैंने ही मारा था। मैं कानून से भागना नहीं चाहता था, लेकिन उस समय मेरी 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी सबसे पहले थी, इसलिए मुझे उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी था। आज भी मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्यारी बेटी सिया की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उसे शांति प्रदान करे। मेरा अब बस एक ही सपना है कि मेरी दोनों छोटी बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी इंसान बने, अपने पैरों पर खड़ी हो और उनकी जिंदगी में फिर कभी ऐसा अंधेरा ना आए जैसा उनकी बड़ी बहन की जिंदगी में आया था। बेटियां किसी की इज्जत नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। जब तक हम चुप रहते हैं तब तक ऐसे दरिंदों की हिम्मत बढ़ती रहती है। मैं अपनी सिया को तो वापस नहीं ला सका, लेकिन आज भी उसकी आखिरी नजरें हर रात मेरे सपनों में आकर यही पूछती है, पिताजी आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।